देखिए 1967 तक तो सारे चुनाव एक एक ही बार में होते थे। बहुत ही कम ऐसा होता था कि कोई चुनाव हो। उसके बाद राजनीतिक अस्थिरता आई। राजनीतिक अस्थिरता आने से क्या हुआ कि विधानसभाएँ पूरा कार्यकाल करने से पहले ही अ, खत्म होने लगीं और फिर कांग्रेस सरकार ने भी धारा 356 का इस्तेमाल करके राज्य सरकारों को गिराया। तो उसकी वजह से वो जो क्रम था एक नेशन वन इलेक्शन वाला, वो क्रम पूरा का पूरा भंग भंग हो गया। उसके बाद लोकसभा में भी अस्थिरता आई 90 के दशक में। एक 10 साल के अंदर कई प्रधानमंत्री हुए। तो उस प्रक्रिया में वो सब चीजें बिगड़ती चली गई। देखिए अपने आप में एक एक बार में सारे देश में चुनाव हो जाए, ये अपने आप में कोई तकनीकी रूप से देखा जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। ये कोई अपने आप में कोई अलोकतांत्रिक बात नहीं है। अब इसके बाद में चूंकि देश का पिछला 60 के दशक के बाद सारा तजुर्बा ऐसा है जिसमें अलग-अलग चुनाव होते हैं। तो उसकी रोशनी में देख के राष्ट्र के ऊपर अगर एक चुनाव कराया जाएगा, तो उससे जो संघवादी प्रवृत्तियां हैं वो कमजोर होंगी। और संघवादी प्रवृत्तियां कमजोर होंगी और जो केंद्रीकरणवादी प्रवृत्तियां हैं, सेंट्रलाइजेशन की टेंडेंसीज हैं, वो प्रवृत्तियां ज्यादा मजबूत होंगी। अब जैसे ही एक राष्ट्र एक चुनाव की बात आती है, लोग खर्चे का सवाल उठाने लगते हैं। तो खर्चा तो हालत ये है कि अगर केवल पूंजीपतियों को दिया जाने वाला जो एनपीए माफ किया जाने वाला जो एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट वाला लोन है, अगर उसी के ऊपर काबू कर लिया जाए तो जाने कितना रुपया बच सकता है। आज सवेरे ही एक मेरे वरिष्ठ पत्रकार मित्र ने खबर दी, व्यंग्यात्मक टोन में उन्होंने कहा कि अब मैं आपको बधाई देता हूं कि सुभाष जैन का जो 5,000 करोड़ रुपए का एनपीए था वो माफ कर दिया गया। तो ये एक राष्ट्रीय उपलब्धि रही। तो इस तरह यानी न जाने कितना उसकी जो रकम है, उस रकम के कोई सीमा नहीं है उस रकम की, एनपीए माफ करने की। तो ये एक ऐसी स्थिति है। तो ये खर्चे वाला तर्क तो मेरी समझ में नहीं आता। नहीं मैं इस तर्क को ज्यादा हजम कर पाता हूं कि लगातार सरकार के कई हिस्से चुनाव में लगे रहते हैं और कुछ ऐसी अवधि भी होती है इसमें सरकार जो है महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले पाती। कि क्या देश में नीतिगत महत्वपूर्ण निर्णय लेने में जो चुनाव से पहले एक बंदिश लगी होती है, उस बंदिश की भूमिका है। मुझे नहीं लगता ये भी एक गलत तर्क है। तो ये तर्क तो मेरी समझ में नहीं आते। हाँ, ये तर्क मेरी समझ में जरूर आता है कि अगर सारे देश में एक साथ चुनाव कराए जाएंगे तो मतदाताओं को एक ही समय में अपनी राजनीतिक जो प्राथमिकताएं हैं, उन प्राथमिकताओं का इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। अब ये इसको डिकोड करना बहुत मुश्किल है। जब वोटर एक वोट डालने जाता है तब किस तरह सोचता है, और जब वोटर 2 या 3 या 4 वोट डालने के लिए जाएगा एक साथ, यानी वो पंचायत के लिए भी वोट देगा, वो नगर पालिका के लिए भी वोट देगा, विधानसभा के लिए भी वोट देगा और वो लोकसभा के लिए भी वोट देगा। उस वक्त वो अपनी राजनीतिक प्राथमिकताएं कैसे तय करेगा? किस उम्मीदवार का और किस नेता और किस पार्टी का आग्रह उसके दिमाग पर ज्यादा हावी होगा? क्या चीज उसे ज्यादा जरूरी लगेगी, क्या चीज कम जरूरी लगेगी? क्या वो इस प्रकार का नीरशील विवेक कर पाएगा कि वो विधानसभा के स्तर पर किसी और को वोट दे और लोकसभा के स्तर पर किसी और को वोट दे? अभी क्या है कि जैसे कि स्प्लिट वोट की परिघटना सामने आई हुई है कि लोग चुनाव के हिसाब से वोट देते हैं और एक चुनाव में से वोट देते हैं, जरूरी नहीं दूसरे चुनाव में भी उसको वोट दें। क्या जब एक ही चुनाव रह जाएगा तब स्प्लिट वोट की परिघटना बनी रहेगी या स्प्लिट वोट खत्म हो जाएगा? और वो स्प्लिट वोट पाले के दोनों तरफ खत्म हो सकता है। यानी ऐसे माना जाता है अभी तक कि राज्यों में भले ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाती हो, लेकिन लोकसभा में उसका और उसके नेता का दावा इतना मजबूत है कि लोग राज्यों में उसके खिलाफ वोट देते हैं और लोकसभा में उसके पक्ष में वोट देते हैं। क्या ऐसा होगा कि फिर जब वोट डालने के लिए जाएगा तो प्रधानमंत्री के शख्सियत, लोकप्रियता और भारतीय जनता पार्टी के दबदबे के तहत वो राज्य में भी उसको वोट दे देगा, या राज्यों की समस्याएं और राज्यों का नेतृत्व और उसके उसके साथ जो उसका एक नजदीकी ताल्लुक है वोटर का, और जो नजदीकी ताल्लुक रहा है, उसके दबाव में वो लोकसभा में भी प्रधानमंत्री को वोट देने से कतरा जाएगा? तो कैसे इससे ऊंट किस करवट बैठेगा, ये आज की तारीख में नहीं तय किया जा सकता। हालांकि जो मोदी समर्थक मीडिया है और मोदी समर्थक
राजनीतिक समीक्षक हैं, वो कह रहे हैं कि सारा का सारा फायदा भाजपा के ही पक्ष में जाएगा, प्रधानमंत्री के ही पक्ष में जाएगा, इसलिए विपक्ष डरा हुआ है। इस प्रकार की बात कही जा रही है। मैंने तो दिमाग लगाया, मेरी तो समझ में नहीं आया कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इसका सारा फायदा भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी को भी हो सकता है कुछ जगह पे उनका फायदा हो, लेकिन कुछ जगह ऐसी भी होंगी जहां पे उनका फायदा नहीं भी हो सकता है। आपने एक बात कही कि इससे जो देखिए, फेडरल एक और छोटी सी बात कह दूं, ये जो केंद्र की तरफ से डबल इंजन की सरकार का नारा दिया जाता है, ये डबल इंजन की सरकार भी दरअसल इसी तरफ ले जाने वाली चीज है कि केंद्र में हमारी सरकार है और राज्य में भी हमारी सरकार आप बना दीजिए, तो आपके राज्य का विकास ठीक से होगा। अगर आपकी सरकार नहीं बनेगी तो हम आपका विकास ठीक से नहीं होने देंगे या उसमें दिक्कतें आएंगी। तो ये फिर डबल इंजन की सरकार के लिए कोई तर्क नहीं रह जाएगा उस तरह का। तो मुझे नहीं लगता है कि इसके राजनीतिक फलितार्थ क्या होंगे, इसके बारे में अभी अंदाजा लगाना मुश्किल है। आपने ये कहा कि इससे जो फेडरल स्ट्रक्चर है या संघीय ढांचा है वह कमजोर होगा, तो संविधान अगर ज्यों का त्यों रहता है तो वह ढांचा कैसे कमजोर होगा, अगर आप इसे थोड़ा स्पष्ट करें तो। पहले से ही कमजोर हो रहा है, जो संघीय ढांचा है उसके ऊपर पहले से ही दिक्कत है, कांग्रेस के जमाने से दिक्कत है। संघीय ढांचे को कमजोर करने के लिए जरूरी नहीं कि आप संविधान संशोधन करके उसको कमजोर करें। संघीय ढांचे को कमजोर करने के लिए सबसे केंद्र के पास राज्यपाल होते हैं, राज्यपालों के जरिए ही इंदिरा गांधी 356 लगाकर सरकारें गिराया करती थी। जवाहरलाल नेहरू के जमाने में भी केरल की सरकार गिराई गई थी, जब इंदिरा गांधी अध्यक्ष थी 356 लगा गिराई गई थी। वो शायद एक ही उदाहरण था, लेकिन इंदिरा गांधी के जमाने में तो उदाहरणों की संख्या बहुत सी हो गई। तो वो संघीय ढांचा इन परिस्थितियों के कारण कमजोर होता है लगातार। सवाल यह है कि केंद्र राज्यों को किस दृष्टि से देखता है। ये पूरी धारणा कि केंद्र सरकार किसी और पार्टी की होगी, राज्य सरकार किसी और पार्टी की होगी, तो जो भारतीय संघ के सदस्य राज्य हैं उनका विकास ठीक से नहीं होगा। अगर केंद्र में सत्तारूढ़ दल ये बात बार बार अगर ये कहेंगे तो इसका सीधा प्रमाण है कि वो संघीय ढांचे को संघीय ढांचे के रूप में रखना नहीं चाहते हैं। वो दरअसल संघीय ढांचे का भी केंद्रीकरण कर देना चाहते हैं। ये पूरी की पूरी कोशिश नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से पहले दिन से चल रही है। अभी देखिए, विवेक देवराय का जो आर्टिकल आया था मिंट में, उसमें उन्होंने राज्यसभा के ऊपर भी सवाल उठाया, राज्यसभा के किरदार पर भी सवाल उठाया था। राज्यसभा क्या है? काउंसिल ऑफ स्टेट है। राज्यों में आपके लोग जो चुने जाते हैं उसके आधार पर राज्यसभा में आपको सदस्यता मिलती है, उसी के हिसाब से राज्यसभा में आप बहुमत या अल्पमत में होते हैं। अगर आप राज्यों की राजनीति में हारते रहेंगे, भले ही केंद्र में जीतते रहें, तो राज्यसभा में कभी आपकी ऐसी स्थिति नहीं हो पाएगी कि आप कोई भी विधायी कार्य ठीक से कर पाए, क्योंकि आपके पास बहुमत नहीं होगा। आपको अध्यादेशों पर ज्यादा निर्भर होना पड़ेगा, या आपको उन दलों के सामने घुटने टेकने पड़ेंगे जिन दलों से आप बातचीत करना भी वैसे पसंद न करें, क्योंकि उनके पास राज्यसभा के एमपी हैं। तो ये सरकार चाहती है कि किसी तरीके से ये सब जो दिक्कतें हैं, ये दिक्कतें खत्म हो। इसीलिए संविधान संशोधन की भी बात की जा रही है। ये बातें इसीलिए की जा रही हैं। अब देखिए, जो सुभाष कश्यप को रखा गया है इस कमेटी में, सुभाष कश्यप कौन है? सुभाष कश्यप उस आयोग, वेंकटचलैया आयोग में भी थे, जो अटल बिहारी वाजपेयी ने नियुक्त किया था संविधान के काम करने की समीक्षा को लेकर। तो ये सब बातें आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। संविधान संशोधन करके ही आप लोकतंत्र को कमजोर नहीं कर सकते। संविधान अपनी जगह बना रहेगा, अगर आप उसकी भावना का सम्मान नहीं करेंगे तो ऐसे तमाम कदम आप संविधान सम्मत लगने वाले ऐसे तमाम कदम उठा सकते हैं जिससे लोकतांत्रिक ढांचा, संघात्मकता सब कमजोर हो। एक बात जो कही जा रही है कि ये हो सकता है आम लोगों के पक्ष में भी हो, लेकिन आमतौर पर ये प्रवृत्ति देखी जाती है, जैसे पिछले कुछ सालों में देखें तो जब भी भारतीय जनता पार्टी एक चुनाव हारती है या चुनाव के करीब जाती है तो थोड़ा बहुत ही सही वो जनता के पक्ष में निर्णय लेती है। तो क्या एक देश एक चुनाव के बाद जनता के हाथ से ये मौका चला जाएगा कि एक बार वोट दे दिया, 5 साल तक कुछ नहीं कर सकते? वो बार्गेनिंग पावर, वो जनता की सौदेबाजी की ताकत है, वो तो कमजोर होगी। अभी तो क्या है कि राज्यों के चुनाव अलग होते हैं, लोकसभा के चुनाव अलग होते हैं, पंचायत की और नगर पालिकाओं के चुनाव भी अलग होते हैं। तो हर एक चुनाव से पहले पार्टियों को अपनी पेशबंदी करनी पड़ती है, वोटरों को लुभाना पड़ता है। उसके लिए वो कुछ ऐसे कदम भी उठाते हैं जो कदम शायद अगर चुनाव ना हो तो वो ना उठाएं। तो ये सारी बातें तो आएंगी ही। यानी जो बहुत बड़े पैमाने पर रेवड़ी तंत्र बना है,
वो रेवड़ी तंत्र भी, उसकी प्रकृति भी बदल जाएगी। अभी तो राज्यों में भी अलग रेवड़ी तंत्र बना हुआ है, केंद्र का रेवड़ी तंत्र अलग है, तो उसकी प्रकृति भी बदल जाएगी। लेकिन आमतौर पर जो आपने शुरुआती जवाब में थोड़ा इसको साफ करने की कोशिश की, लेकिन मेरे मन में ये प्रश्न फिर से ये दूसरे तरीके से आ रहा है कि जैसे जब नेहरू का दौर था, तो जब एक साथ चुनाव होते थे तो नेहरू के व्यक्तित्व के कारण उसका फायदा कांग्रेस को मिलता था। तो क्या भाजपा की उम्मीद भी इसी पर टिकी हुई है कि एक साथ चुनाव कराएंगे और सीधे तौर पे मोदी के नाम पर हम हर चुनाव जीत जाएंगे और विपक्ष को काफी नुकसान हो जाएगा? देखिए, नेहरू के जमाने में जो कांग्रेस का वर्चस्व था और नेहरू का जो वर्चस्व था, उसकी क्वालिटी और उसकी क्वांटिटी, यानी उसकी गुणवत्ता और उसकी मात्रा मोदी के वर्चस्व, भाजपा के वर्चस्व से बहुत ज्यादा थी। नेहरू का वर्चस्व कश्मीर से कन्याकुमारी तक था। कांग्रेस, देश का ऐसा कोई गांव नहीं था जहां पे कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद ना हो, चाहे वो दक्षिण भारत हो, चाहे पूर्वी भारत हो, कोई भी जगह हो। भारतीय जनता पार्टी दक्षिण भारत की पार्टी तो है नहीं। नरेंद्र मोदी की बात तो दक्षिण भारत के वोटर सुनते नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी को जो कुछ भी कमाल करना पड़ता है, वो सारा का सारा कमाल उसे उत्तर भारत, पश्चिमी भारत और मध्य भारत में करना पड़ता है। पूर्वी भारत में सीटें बहुत कम है, वहां तो कुल मिला के 25 ही लोकसभा की सीटें हैं, तो सारा उन्हें यही इसी इलाके में करना पड़ता है। तो भारतीय जनता पार्टी के बहुमत की और राजनीतिक प्रभुत्व की जो प्रकृति है, वो अपने प्रभाव क्षेत्र में तकरीबन 100% 95 से 100% नतीजे लाने पर टिकी है। अगर यहाँ पे वो जरा सी भी वो परेशान होते हैं या जरा सा भी उनको चुनौती कड़ी होती है, तो फिर उनका बहुमत जो है वो अपनी जगह से हिल जाता है। टीवी पे कहा जाता है प्रचंड बहुमत, प्रचंड बहुमत। प्रचंड बहुमत क्या है? 37% वोट मिले हैं आपको, 303 सीटें मिली हैं। अगर आपकी 31 सीटें कम हो जाए, 31-32 सीटें कम हो जाए, तो आप बहुमत से नीचे आ जाएंगे। 4-5% वोट आपके कम हो जाए तो आप बहुमत से नीचे आ जाएंगे। तो ये स्थिति है इनकी। अब इसमें ये बहुत तरह तरह की युक्तियां निकाल रहे हैं कि इस स्थिति, और ये स्थिति तब है जबकि विपक्ष बहुत कमजोर स्थिति में रहा। विपक्ष आपको ठीक से चुनौती नहीं दे पा रहा है। अब विपक्ष ने पहली बार चुनौती देने का मन बनाया है और ढांचा बना रहा है चुनौती। तो ऐसी स्थिति में इन लोगों को लग रहा है कि कोई ना कोई ऐसी युक्तियां निकाली जाए जिससे इन चुनौतियों का भी मुकाबला, जैसे वो सोचते हैं। सरकारी पक्ष कैसे सोच रहा है? सरकारी पक्ष इस तरह सोच रहा है कि अगर एक राष्ट्र और एक चुनाव हो गया तो सबसे पहले विपक्षी एकता ही टूट जाएगी, क्योंकि विधानसभा की राजनीति जो है लोकसभा की राजनीति से टकरा जाएगी और विपक्षी एकता टूट जाएगी। लेकिन इसका उलट भी हो सकता है। उसका उलट ये हो सकता है कि विपक्ष अभी तो केवल लोकसभा में एकता करने के बारे में सोच रहा है, उसके बाद वो विधानसभा के स्तर पे भी तरह तरह की तालमेल निकालना शुरू कर दे। और अभी एक राष्ट्रीय मोर्चा बना रहा है, उसके बाद जगह जगह उस तरह के मोर्चे भी बनने शुरू हो जाएं, क्योंकि फिर भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में हर राजनीतिक स्पेस को कैप्चर करने वाले दल के रूप में उभरेगी। तो जैसी आप राजनीति करेंगे वैसे ही आपकी राजनीति का तोड़ निकाला जाएगा। आपने ईडी, इनकम टैक्स और इन सबका वेपनाइजेशन किया, यानी उनको आपने अपने राजनीतिक और हथियार में बदल दिया। तो उसकी वजह से जो नेता एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे, आज वो एक मंच पर खड़े होकर तस्वीर खिंचा रहे हैं और ऐसी एकता प्रदर्शित कर रहे हैं जो मैंने 1977 के बाद से आज तक देखी नहीं है। तो वो तो जो आप कर रहे हैं उसकी काट भी उसी तरह की निकाली जाएगी। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि भाजपा जिस डंडे से लोगों को पीट रही है, भाजपा की सरकार, एक दिन ऐसा आएगा जो वही डंडा उसके खिलाफ भी इस्तेमाल किया जाएगा। अगर हम व्यवहारिक स्तर पर देखें तो क्या इस चुनाव में, यानी कि जो अगला लोकसभा का चुनाव होने वाला है, उस समय या उसके पहले एक राष्ट्र एक चुनाव की पूरी इस मिशन को लागू किया जा सकता है? वो थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे, मुश्किल लग रहा है। कमेटी बना दी गई है और कमेटी को बहुत सी बातों के ऊपर गौर करना है। मुझे लगता है अब व्यवहारिक मोदी जी चाहे तो वो किसी काम को और ज्यादा गति पकड़ा सकते हैं, वो तो हो सकता है, लेकिन इसको करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि एनडीए के विभिन्न दल जो हैं वो भी इस बात पे उसी तरीके से सहमत हो जाए इस तरह से भारतीय जनता पार्टी सहमत है, क्योंकि कई जगह मोदी जी को सहमति निकालनी पड़ेगी। हालांकि वो बहुत ही सक्षम नेता हैं और उनमें बहुत जबरदस्त राजनीतिक इच्छा शक्ति है। जिन कामों को लोग बहुत मुश्किल समझते थे, उन्होंने ऐसे ऐसे काम कर दिखाए हैं। धारा 370
और 35A को कमजोर करना, 35A को हटाना, ये उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। और भाजपा की तरफ से बार बार उसका हवाला भी दिया जाता है, देखिए हमने वो कर दिखाया तो ये सब भी हम कर दिखाएंगे, हम यूसीसी भी ले आएंगे, हम ये भी कर देंगे, हम वो भी कर देंगे, सारा काम कर देंगे। तो करने के लिए वो कर तो सकते हैं, लेकिन पहली नजर में देखने पे लगता नहीं है कि ये काम इतनी आसानी के साथ में लोकसभा चुनाव से पहले हो पाएगा। और अगर लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने इसको लागू कर दिया तो फिर तो पूरी राजनीति ही लौट पलट जाएगी। स्थिति ये होगी कि जिन विधानसभाओं के अभी अभी चुनाव हुए हैं शायद उनके दोबारा चुनाव होंगे, जैसे कि कर्नाटक का चुनाव दोबारा होगा, हिमाचल प्रदेश का चुनाव दोबारा होगा, हो सकता है गुजरात का चुनाव भी दोबारा हो। अगर हिमाचल का दोबारा होगा तो साथ में गुजरात का भी दोबारा होगा, क्योंकि दोनों के चुनाव साथ साथ हुए थे। फिर अभी 2022 में पिछले साल ही उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए हैं, उन चुनावों को दोबारा करना होगा, क्योंकि सारी विधानसभाओं के चुनाव भी तो होंगे ना लोकसभा के साथ, तभी तो एक राष्ट्र एक चुनाव हो पाएगा। अब ये सब कैसे होगा, क्या होगा, ये काफी कुछ संभावनाओं और अंदेशों के फेर में है। मुझे लगता है कि शायद ये संवैधानिक रूप से भी मुमकिन नहीं है कि संसद अपनी तरफ से कानून बनाकर किसी राज्य सरकार को भंग कर दे। बहुत सारे अनिश्चित सवाल इससे जुड़े हुए हैं कि किस दिशा में जाए। हाँ, अब जैसे कि उन्होंने कमेटी को ये टर्म ऑफ रेफरेंस यानी कमेटी के काम करने की शर्तें ये हैं, जिन विषयों पर से सोचना है कि क्या विधानसभाओं से इस पर सहमति लेना जरूरी है। अभी तक तो माना जाता है कि 50% विधानसभाओं को ये पास करना चाहिए कानून। तो अब कमेटी अगर ये कहती है कि नहीं, विधानसभाओं से कमेटी ये लेना जरूरी नहीं है, इसका भी कोई संवैधानिक प्रावधान दिया जा सकता है, तो अब देखते जाइए कि ये परिस्थिति किस तरफ जाती है। लेकिन ये तो तय है कि बिना संविधान में कोई बड़ा संशोधन किए हुए ये सरकार लोकतंत्र की संरचना को पूरी तरीके से बदल डालना चाहती है। उसके लिए वो ऐसे ऐसे उपाय कर रही है जिन उपायों के बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। चाहे वो नागरिकता संबंधी कानून हो, चाहे वो फौजदारी संहिता बदलने वाला कानून हो, चाहे वो एक राष्ट्र एक चुनाव वाला कानून हो, मतलब बहुत से ऐसे काम कर रही है इसमें दूसरी सरकारें इन चीजों के बारे में कभी विचार भी नहीं करती। एक आखिरी प्रश्न मेरे मन में यह आ रहा है कि क्या नरेंद्र मोदी लगातार ऐसे मुद्दों को उछाल रहे हैं जिससे कि इंडिया गठबंधन में एक दरार पड़ जाए? मिसाल के तौर पर अगर वो समान नागरिक संहिता की बात करेंगे तो कई दल उसका समर्थन करेंगे, कई दल उस पे अनिर्णय की स्थिति में रहेंगे। एक देश एक चुनाव का मसला भी वैसे ही है। तो ये देखिए, इंडिया गठबंधन में जितनी दरार नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो मोर्चा होता है हमेशा वो न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर टिका होता है। उसमें न्यूनतम और साझा ये दो बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं। जिन मुद्दों पर मतभेद होते हैं उन मुद्दों को उसमें नहीं रखा जाता है, वो उन मुद्दों को नहीं रखा जाएगा। जो विपक्षी एकता बनेगी वो तो उन मुद्दों पे बनेगी जिन मुद्दों पे सहमति बन गई है। जो मुद्दे सहमति से बाहर है उनको हटा दिया जाएगा। तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि विपक्ष की एकता को मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि ये उनके लिए एक बहुत मजबूरी की बात है। ऐसा नहीं है कि बहुत मजे के साथ, ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ एक मंच पर बहुत मजे के साथ में और इच्छा के साथ बैठी हुई है, या और भी कई दल हैं जो एक दूसरे के साथ हैं। वो तो उन लोगों को लगता है कि अगर 2024 में फिर से इसी 2019 वाला नतीजा आया तो उन विपक्ष केवल औपचारिक रूप से रह जाएगा, बाकी विपक्ष के नाम पे कुछ रह नहीं जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति करती है वो विपक्ष को नेस्तनाबूद कर देगी, और उस नेस्तनाबूद करने में ऐसे ऐसे हथकंडों का इस्तेमाल होगा जिनके बारे में अभी सोचा भी नहीं जा सकता है। कुछ चीजें तो सामने आ गई हैं, लेकिन अभी और भी बहुत सी चीजें सामने आने वाली हैं। तो ये इस मजबूरी के दबाव में ही एकता हो रही है सारी की सारी। तो मैं कहूंगा इस एकता को कराने में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह की राजनीति की है उसकी बड़ी प्रबल भूमिका है। तो आज की बातचीत को हम यही विराम देते हैं और निश्चित रूप से एक देश एक चुनाव का जो मसला है वह देश की राजनीति को अनिश्चितताओं की ओर ले जाएगा, और यह सत्ता पक्ष और विपक्ष शायद दोनों के लिए हो सकता है। आज की बातचीत के लिए अभय सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कार्यक्रम को खत्म करने से पहले मैं सभी दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि वो नई परख चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसके माध्यम से वो रोज देश की राजनीतिक मुद्दों पर एक ज्यादा संतुलित और गंभीर चर्चा प्रोफेसर अभय कुमार दुबे के साथ सुन सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम को हम यही समाप्त करते हैं। अभय सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।